Assalamualaikum 10th class. I hope you all guys are amazing and well and fine. हमने जो है वो रिसेंटली अपना केमिस्ट्री का जो है वो मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। तकरीबन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आज जो है हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक 14.8, ठीक है। इससे पहले जो है वो हमने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, जैसे गैस लॉज, 3 गैस लॉज थे, हमने उनको कवर कर लिया। उसके बाद हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ा था, डिफ्यूजन, ठीक है, कि किस तरह से जो गैस है लोअर कंसंट्रेशन वाले इलाके, सॉरी, हायर कंसंट्रेशन वाले इलाके से लोअर कंसंट्रेशन वाले इलाके में स्प्रेड होती है, हमने उसको देखा था, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा था कि डिफ्यूजन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को स्लो करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को स्पीड अप करता है, ठीक है। हमने वो लेक्चर भी देख लिया। आज जो है हमारे पास टॉपिक 14.8 है। टॉपिक डिफ्यूजन से रिलेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेडिसिन के साथ इसको लिंक किया गया है। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। देखो, जिस तरह से मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी ना परफ्यूम की, कि हम उसको स्प्रे करते हैं और उसकी जो खुशबू है पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, ठीक है। उसी तरह से आज हम एग्जांपल लेंगे उसको मेडिसिन के तौर पे। जब भी हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं, वो जाती तो हमारे स्टमक के अंदर है ना, पेट के अंदर। तो अगर हमारा सर दर्द कर रहा है या हमारे पेट के अंदर दर्द है, टांगों के अंदर दर्द है, तो वो दवाई जो है वो टारगेट मसल तक जाती किस तरह से है, ठीक है, जहां पर उसकी जरूरत होती है वो वहां तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन के जरिए से होती है। मतलब जो डिफ्यूजन है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल, सॉरी, जो हम टैबलेट खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो टारगेट मसल तक जाती है, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो वहां से मूव करती है जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। मतलब कि मेडिसिन के अंदर भी डिफ्यूजन का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई होता है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, हमने बायोलॉजी चैप्टर 1 के अंदर वो जो पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, ठीक है, कि सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, जिसके अंदर आप मेडिसिन को निगलते हो। उसके बाद जो है वो मेडिसिन डाइजेस्ट होती है। तीसरे स्टेप के अंदर वो मेडिसिन एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो उनके अंदर एब्जॉर्ब होती है। चौथा स्टेप होता है एसिमिलेट होना, मतलब कि यूटिलाइज होना। अब जो एनर्जी हमारे अंदर आ गई है उसने यूटिलाइज किस तरह से होना है। और लास्ट स्टेप होता है इजेशन, मतलब कि रिमूव हो जाना हमारी बॉडी से। तो आज हमने सारी चीज़ को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं इस टॉपिक में से कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आ सकता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के अंदर से ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। उसके अलावा डिफ्यूजन है, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मतलब बहुत से ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बस हाँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना या आपने इसको प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं देनी, ठीक है। शुरू करते हैं भाई लेक्चर। दी टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले टेंडेंसी, इसका मतलब लिख लो उर्दू में काबिलियत, ठीक है, एबिलिटी। The tendency of molecules contained in a medicine to move from a region of higher concentration to one of lower concentration is called diffusion. डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी ना, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। मेन आइडिया कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मूव होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है और इसके अंदर क्या है, दवाई के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम। ये डेफिनेशन हमने देखी डिफ्यूजन की। द डिफ्यूजन रेट्स ऑफ मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिडली एंड इफेक्टिवली दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब देखो, किसी भी मेडिसिन का जो डिफ्यूजन रेट होता है ना, डिफ्यूजन रेट सुन लो होता क्या है कि किस दवाई का डिफ्यूज होने का रेट कितना है। मतलब कि कौन सी दवाई जल्दी डिफ्यूज होगी उसका डिफ्यूजन रेट हाई होगा, और जो दवाई लेट से हमारी बॉडी पर असर करती है, मतलब फौरन से असरअंदाज नहीं होती, इसको कहते हैं कि इस मेडिसिन का जो डिफ्यूजन रेट है वो कम है। तो ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब होती है और जल्दी से अपना काम करती है, अपना जो पर्पस होता है उसको लेने का, मेडिसिन लेने का, वो जितना जल्दी उसको परफॉर्म करती है उसकी डिफ्यूजन रेट उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो ये लाइन काफ़ी अच्छी है, ये लाइन, द डिफ्यूजन रेट्स ऑफ मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिडली एंड इफेक्टिवली दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड।
देखो, इससे पता चलता है, जिससे मेडिसिन की डिफ्यूजन जितनी ज़्यादा होगी ना, इससे पता चलता है कि भाई ये कितनी जल्दी अपना असर दिखाएगी और कितनी अच्छी तरह से अपना असर दिखाएगी। एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलिमिनेटेड, जो भी मैंने 5 स्टेप्स बताए थे ना आपको न्यूट्रिशन के, जो हमने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़े हुए हैं, पहला चैप्टर 10th क्लास का, उसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ये तीनों स्टेप्स वही हैं, एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलिमिनेटेड। ठीक है, व्हेन द मेडिसिन आर टेकन ऑरली, जब हम किसी भी मेडिसिन को खाते हैं, मतलब मुंह से लेते हैं, दो तरीके होते हैं, एक तो हम ड्रिप्स लगवाते हैं, ठीक है, लिक्विड आईवीज वगैरह, लेकिन जब हम उसको ड्रिप्स लगाते हैं ना, तो उससे हमारी जो डिफ्यूजन रेट होता है उसका, वो काफ़ी हाई होता है, मतलब बहुत जल्दी से वो असर करती है। लेकिन जब हम कोई भी दवाई खाते हैं मुंह से, तो उसका डिफ्यूजन रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। When the medicines are taken orally, the rates of their diffusion between the stomach and intestine control how quickly they are absorbing blood. तो जब भी हम कोई दवाई खाते हैं, तो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो उसका रेट होता है, वो डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, A faster diffusion rate means early absorption and hence a faster onset of action. Faster diffusion का मतलब है कि दवाई जल्दी से absorb होगी और वो अपना काम भी जल्दी से perform करेगी। Once the drug molecules are absorbed by the blood, एक दफ़ा जब वो molecules blood के अंदर absorb हो जाएंगे ना, they start diffusing into various tissues and organs. जैसे ही हमारी दवाई खून के अंदर जज़ब होगी, वो पूरे टिश्यूज के अंदर और मसल्स के अंदर जो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। The rate of diffusion here determines how quickly the drug becomes effective. वही बात है जो वो तीसरी दफ़ा कर रहा है कि डिफ्यूजन के रेट पे डिपेंड करता है कि आपने जो दवाई खाई है वो कितनी जल्दी असर करेगी। ठीक है, क्विकली द ड्रग बिकम्स इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब असर करना। फॉर एग्जाम्पल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी थी ना, वो जो ड्रिप्स लगाते हैं हम, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। वो जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो जो ड्रिप्स होती हैं, वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट, सॉरी मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन शॉर्ट टाइम। उससे जो है ना हमें एनर्जी बहुत जल्दी मिलती है। Generally, a faster rate of diffusion leads to higher drug concentration at its target organ, which means a more effective response. ठीक है, तो ऐसी दवाई जिसकी डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है, वो जल्दी से अपने टारगेट पर तक पहुंचती है और अपना काम शुरू करती है। सही है। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन प्ले अ क्रूशल रोल, क्रूशल कहते हैं इंपॉर्टेंट, क्रूशल रोल इन द डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी। तो जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। किस चीज़ के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं कि भाई जो मेडिसिन हमने ली है वो डिलीवर हुई है या नहीं सही से, और उसमें जो पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट करनी है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई इसका जो डिफ्यूजन रेट है वो स्लो है या हाई है। This process of diffusion ensures that essential substances reach their target location quickly, which eventually helps in the treatment of diseases. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जितना उसका रेट अच्छा होगा, उससे पता चलता है वो उतनी जल्दी अपने टारगेट पे पहुंचेगा, ठीक है, और उतनी ही जल्दी बीमारी का इलाज कर सकेगा। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अक्सर आपने सुना होगा कुछ दवाइयाँ जो है वो जैसे ही आप मेडिसिन लेते हो फ़ौरन से असर करती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी उनका रिस्पॉन्स नज़र आता है। और कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको एक तो दफ़ा खाने से इसका असर नहीं पड़ेगा, आपको लंबे अरसे तक की मेडिसिन को लेना पड़ेगा, तब इनके जो असरात है वो आपकी बॉडी पर मुरतब होना शुरू होंगे। तो ऐसी मेडिसिन जो होती हैं वो उनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो कम होता है, लेकिन उनके जो फ़वाइद हैं ओवर द पीरियड वो ज़्यादा होते हैं। ऐसी मेडिसिन जो कि क्विक रिस्पॉन्स दिखाती हैं, ठीक है, जिनका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है, अमूमन, हमेशा नहीं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि उनके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से इंटेंस किस्म के होते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का हमें सामना करना पड़ता है ऐसी मेडिसिन के लिए जिनका डिफ्यूजन रेट हायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो लास्ट टॉपिक था। टॉपिक का नाम था हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, आप इसमें से कोई भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना। एमसीक्यू भी मुझे एज सच कोई नज़र नहीं आया। ठीक है, ये वाला जो पहला पैराग्राफ है इसको अच्छे से कर लेना, और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो वो लिख देना, सिर्फ पहला पैराग्राफ कवर हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर सारा करना है, ओके, स्किप नहीं करना इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो आई गेस आज का हम लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल हम जो है वो इस चैप्टर की
एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और होपफुली इसके एमसीक्यूज देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि एमसीक्यूज करने से पहले आप पूरा चैप्टर गो थ्रू करो, ठीक है। कल जब मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ तो उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा कि ये हमने वहाँ पढ़ा था, ये वहाँ पढ़ा था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो हमने डायरेक्ट जो है, अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक भी है तो डायरेक्ट आंसर्स नहीं देखने, पहले खुद से ट्राई करो कि आपसे जो है वो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। मैंने उनको पढ़ा है, ठीक है। हर एक टॉपिक जो एमसीक्यूज के अंदर उसने एमसीक्यू पूछा है, हर एक चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दफ़ा उसको जो है वो लाजमी ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताना कि किस बच्चे से कितने एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो सके विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं एक एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।